जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पहले हमारा लेक्चर जो है वो एक तो 3 डेज अ वीक हुआ करता था और वो लेक्चर भी हमारा 30 मिनट्स का हुआ करता था। आज से ऑनवर्ड जो है वो हमारा लेक्चर तो 3 डेज अ वीक ही हुआ करेगा, लेकिन लेक्चर टाइम जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब 30 मिनट से हम जो है वो अप टू एन आवर जा सकते हैं। हम 45 मिनट 50 मिनट और 1 आवर तक का हमारा जो है वो लेक्चर हो सकता है। तो प्रोबेबली ये 50 मिनट्स टू 1 आवर तक का हमारा लेक्चर होगा। इसमें अब हमें मौका मिलेगा कि हम किसी भी रूल को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। पहले चूँकि बहुत तेज़ी से पढ़ना पड़ता था, ज़ाहिर है सिलेबस भी हमने साथ-साथ जो है वो लेकर चलना है। तो आज इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आज जो हमारा लेक्चर होगा वो आप सब उसे जो है वो अच्छी तरह से एंजॉय कर सकेंगे और समझ भी सकेंगे। आज जो आपको सबसे पहले एक छोटी सी चीज बताने जा रहा हूं, वो ये है कि देखो, अगर हमारे पास सेंटेंस में इस तरह के वर्ड्स हेयर और देयर, ये याद रखें मैं यहां पर लिख नहीं रहा। अगर इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो स्टार्ट ऑफ सेंटेंस में आ जाए, ठीक है, बिगिनिंग, अगर इस तरह के वर्ड्स हमारे जुमले के शुरू में आ जाएं तो उसके फौरन बाद जो है वो फिर हमें कोई ना कोई वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। वैसे तो देखें, इंग्लिश के अंदर क्या होता है कि हमारे पास पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, लेकिन इस तरह के जब सेंटेंसेस आ जाते हैं तो फिर क्या होता है कि ये तरीकाकार बदल जाता है कि सब्जेक्ट से पहले हमारा वर्ब आता है और उसके बाद हमारा जो है वो सब्जेक्ट आता है। अब बहुत ही आसान एक चीज समझनी है कि देखें, जब भी हमने सेंटेंस के अंदर अपना जी तहसीन बेटा क्या पूछें, जी जी ठीक है, ओके ओके जी, अब से जो है वो इंशाल्लाह जो वोकैबुलरी जो है वो भी आपके टेस्ट के अंदर इंक्लूड हुआ करेगी। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। जो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारा जो वर्ब है वो हमेशा हमारे सब्जेक्ट के मुताबिक होगा। हमने जुमले में सबसे पहले ये वर्ड लिखे, उसके बाद हमने जो अपना हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाना है वो उसके बाद आने वाला जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली लगाना है। अगर हमारा ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे यहाँ पर हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर ये सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर आएगा। एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं कहूं देयर, अब ये देखें, ये पहले आ गया 4 पिलर्स ऑफ द बिल्डिंग। अब देखिए यहां पर मैं इज लगाता हूं और एक आर लगाता हूं। अब यहां पर ये देखें, सबसे पहले ये वर्ड आ गया, उसके बाद हमने यहां पर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इस्तेमाल करना है और हमारा जो सब्जेक्ट है इट फॉलोज द वर्ब, ये वर्ब के बाद आता है। तो ये वाला वर्ब जो है ये इस सब्जेक्ट के मुताबिक आना चाहिए। अगर ये प्लूरल है तो यहां पर हमारा वर्ब भी प्लूरल आ जाएगा, अगर यहां पर सिंगुलर होता तो फिर हमारा वर्ब भी सिंगुलर आ जाता। ठीक है जी, एक और एग्जांपल जैसे देखें, हियर डैश अ मैन who could not prove his innocence। अब देखिए यहां पर फिर वर्ड क्या आएगा, लाई या फिर लाइज। अब यहां पर हमने देखना है कि पहले तो हमारे पास ये वर्ड आ गया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, अ मैन, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ अगर हम अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं तो हमें पता होगा कि हमने जो है वो क्या करना है कि वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा लगाना है। ये आपने जहन में रखना है। चले जी आगे चलते हैं मेरा बेटा। अब से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स। इससे भी रिलेटेड जो है वो आपको यूएचएस के अंदर 100% जो है वो सेंटेंसेस आएंगे। इस पोर्शन के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह के सेंटेंसेस के अंदर कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उस वक्त क्या क्या बच्चे जो है वो मिस्टेक्स कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि या तो ऐसे दो वर्ड्स जो हमेशा इकट्ठे लिखे जाते हैं जिनके अंदर तब्दीली नहीं आ सकती, या ऐसे दो अल्फाज जो जुमले के अंदर दो मुख्तलिफ जो डिफरेंट क्लॉजेज हैं उनको आपस में जोड़ते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। अब ये डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसमें जो पहले नंबर पर हमारा रूल 1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं
उसमें मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन बना के दूंगा, फिर हम आगे उसकी एग्जांपल्स करेंगे कि हमारे पास किस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। देखें, जैसा कि हमारे पास अगर आइदर या जुमले के अंदर वर्ड वेदर आ जाए तो उसके साथ आगे हमेशा कॉम्बिनेशन बनता है और का। अगर नाइदर आ जाए तो उसके साथ कॉम्बिनेशन बनता है नॉर का। अगर हमारे पास नॉट ओनली आ जाए तो आगे हमारा कॉम्बिनेशन बनता है बट ऑल्सो के साथ, लेकिन इसके साथ साथ बट एज वेल या फिर बट के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसका मतलब है कि अगर सेंटेंस के एक हिस्से में हम नॉट ओनली यूज करें तो दूसरे हिस्से में बट आल्सो, बट एज वेल या खाली बट, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है इस सेंटेंस के साथ बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह आगे जैसा कि हमारे पास अगर वर्ड टू आ जाए तो इसका कॉम्बिनेशन जो है वो टी और टू के साथ बनता है। अगर हमारे पास वर्ड बिटवीन या फिर बोथ आ जाए तो इसका कॉम्बिनेशन एंड के साथ बनता है। अगर हमारे पास वर्ड फ्रॉम आ जाए तो इसका कॉम्बिनेशन टू के साथ बनता है या फिर टिल के साथ बनता है। अगर हमारे पास वर्ड ऑल आ जाए तो इसका कॉम्बिनेशन अमंग के साथ बनता है। ठीक है। अगर हमारे पास वर्ड सच आ जाए तो इसका कॉम्बिनेशन एक नाउन के साथ बनता है कि ये वर्ड हमेशा जो है वो नाउन के साथ जुड़ा होगा। इसी तरह अगर हमारे पास वर्ड एज आ जाए तो इसका कॉम्बिनेशन सो के साथ बनता है। इसी तरह अगर हमारे पास वर्ड हु आ जाए तो इसका कॉम्बिनेशन एज, हु, दैट के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनता है। अगर हमारे पास वर्ड सो आ जाए तो इसका कॉम्बिनेशन आगे एडजेक्टिव के साथ बनता है। अगर वेरी आ जाए तो इसके बाद आगे इसके साथ फर्स्ट डिग्री आती है। ठीक है। अगर हमारे पास वर्ड मच आ जाए तो उसके बाद सेकंड डिग्री आती है। अगर हमारे पास वर्ड एज आ जाए और उसके बाद कोई एडजेक्टिव लिखा हो तो उस एडजेक्टिव के बाद फिर दोबारा एज आएगा। अगर हमारे पास वर्ड द सेम आ जाए तो इसका कॉम्बिनेशन दैट के साथ बनता है। अगर हमारे पास वर्ड दोज आ जाए तो इसका कॉम्बिनेशन हु के साथ बनता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर हमारे पास वर्ड लेफ्ट आ जाए तो इसका कॉम्बिनेशन शुड के साथ बनता है। ये बहुत सारे वर्ड्स मैंने यहां पर लिख दिए ताकि आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो जहन में रख सकें कि अगर हम इस तरह के वर्ड्स अपनी दो क्लॉजेस को जो है वो लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो जुमले की एक क्लॉज में कौन सा वर्ड आएगा और जुमले की दूसरी क्लॉज में कौन सा वर्ड आएगा। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं। देखें, मैं कहता हूं नॉट ओनली जॉर्ज as well as his friends are coming। देखो मेरा बेटा, ये मैंने सेंटेंस लिखा है नॉट ओनली जॉर्ज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। अब इसमें देखें, इसके अंदर हमने एक क्लॉज के साथ जोड़ा है वर्ड नॉट ओनली। तो नॉट ओनली के साथ आगे कॉम्बिनेशन क्या बनता है? बट ऑल्सो या बट एज वेल या बट। तो हम क्या कहेंगे? नॉट ओनली जॉर्ज। तो फिर ये हमारी यहां पर गलती है, तो हम क्या लिखेंगे? बट हिज फ्रेंड्स आर कमिंग एज वेल। आपने देख लिया कि इस सेंटेंस के अंदर क्या मिस्टेक थी। इसी तरह देखें, एक और सेंटेंस में कहूं, हर मूड अल्टर्ड बिटवीन हैप्पीनेस डैश डिस्पेयर। अच्छा जी, अब देखें, हर मूड अल्टर्ड बिटवीन हैप्पीनेस एंड डिस्पेयर। अब हमने इस जुमले के अंदर बिटवीन वर्ड यूज किया है।
अब हम पीछे जाएंगे कि बिटवीन के साथ हम कौन सा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम जुमले के एक हिस्से में बिटवीन या बोथ इस्तेमाल करें तो आगे हमारा कॉम्बिनेशन क्या आएगा, एंड। ठीक है तहसीन बेटा, मैं आपका अभी जवाब देता हूं। मैंने आपको अभी समझाया कि देखो बेटा, अगर हम जुमले के अंदर ये वर्ड यूज करें लेट से, तो उसके साथ आगे इस तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। उसमें हम बट ऑल्सो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एज वेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अपने सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि हम बात क्या कर रहे हैं। जैसे देखें, मैं कहूं नॉट ओनली ही बट वी ऑल्सो। अब यहां पे देखें, मैं यहां पर स्ट्रेस डाल रहा हूं, तो बट ऑल्सो और बट एज वेल जो है इसका एक ही मतलब होता है, नॉट ओनली ही बट वी एज वेल। तो अब देखें इसका मतलब जो है वो एक ही है। ठीक है अब मुझे आप बताएं कि आपको इस आइडिया की समझ आ गई है मेरा बेटा। चले अब मैं इसको रिमूव करता हूं, इन सेंटेंसेस को, और आगे चलते हैं। देखें, मैं कहता हूं एक और एग्जांपल, वाटर हैड टू बी कैरिड a long distance from the well dash the home। अब देखिए, ये मैंने सेंटेंस लिखा है। इस सेंटेंस के अंदर मेरा बेटा जरा देखें कि हमने दो चीजों को मिलाने के लिए जो कॉम्बिनेशन वर्ड यूज किया वो क्या है, फ्रॉम। तो फ्रॉम जब हम यूज करेंगे तो उसके साथ फिर हम कौन सा आगे कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, टू या टिल। अब ये हमने देखना है कि सेंटेंस के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस है तो टू आएगा, ठीक है। अगर कंडीशन है, टाइम है, तो टिल आएगा। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द वेल, तो ये क्या हो जाएगा, टू द होम। शाबाश। एक और सेंटेंस बस कर लेते हैं। पे फॉर द सॉल्ट लेस्ट it becomes a custom। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं इस सेंटेंस के अंदर क्या मिस्टेक है। जी शाबाश बेटा। तंजीला बेटा, एग्रीमेंट के अंदर हमने कोई 12 to 13 रूल्स किए हैं। आप मेरा बेटा प्रीवियस लेक्चर भी जरूर देख लें अगर आपने कोई मिस किया है। अदरवाइज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जो रूल्स थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स। तो अभी आप देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन मिस्टेक सेंटेंस के अंदर कैसे होती हैं। जैसे कि यहां पर अगर हमारे पास ए होता, बी होता, सी होता और डी होता, तो हम क्या कहेंगे कि इस सेंटेंस में किस जगह पर, शाबाश, मैंने आपको बताया भी था, मैं यहां पर स्टार भी लगा रहा हूं। इससे रिलेटेड, इस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड पेपर के अंदर जो है वो सेंटेंस आने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे ये, जैसे T2 वाला, ठीक है। इसी तरह एक ये, और ये रूल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी रूल इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो बार बार रिपीट होते रहे। शाबाश। चले, अब आपको इन इन सारे आइडियाज की जो है वो समझ आ गई, क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते। सादिया, इसमें आपने मुझे बेटा क्या बताया है, बिकम नहीं आएगा, क्या आएगा। देखिए, लेस्ट यूज किया है तो उसके बाद शुड आएगा। पे फॉर द सॉल्ट लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम। शाबाश। चले, अब मैं आगे चल रहा हूं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जी शाबाश, सब बच्चों ने सही बताया, जबरदस्त है जी। यस, आज हमारी जो है वो हम 45 to 1 आवर की हमारी क्लास होगी, ठीक है। इसलिए आप आराम से रिलैक्स होकर जो है वो लेक्चर सुने, आप घबराएं नहीं। उसके बाद हमारा जो रूल नंबर 2 है वो आ रहा है यहाँ पर।
अगेन कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स कि ये जो वर्ड देन है इसका कॉम्बिनेशन हम जुमले में किन किन वर्ड्स के साथ बना सकते हैं। देखो इसका कॉम्बिनेशन बनता है नो सूनर देन, अगर जुमले के एक हिस्से में नो सूनर इस्तेमाल करेंगे तो आगे देन आएगा। दूसरी तरफ अगर हम एक और कॉम्बिनेशन के रादर यूज करें तो उसके साथ भी देन आएगा। अगर हम कोई सेकंड डिग्री इस्तेमाल करें जैसे ग्रेटर, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल, जब भी हम सेकंड डिग्री इस्तेमाल करें तो उसके साथ देन आएगा, ठीक है। या फिर इसी तरह एक और कॉम्बिनेशन है कि देन एनी, और इसके साथ कॉम्बिनेशन बनता है अदर का, ठीक है। अब और इस तरह के वर्ड्स हैं जैसे कि हमारे पास ऑल्दो या फिर दाओ। याद रखें कि इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है येट के साथ, लेकिन इसके अंदर जो एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि ऑल्दो या दाओ के साथ जब आप येट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो फिर उस वक्त जुमले की क्लॉज के बाद कॉमा जो है वो नहीं आता है। अगर आप येट का कॉम्बिनेशन नहीं बनाना चाहते, ये वर्ड नहीं लिखना चाहते, आप ऑल्दो या दाओ लिखना चाहते हैं तो और येट आगे नहीं लिखना चाहते तो फिर क्या होगा कि फिर उस क्लॉज के बाद जो है वो कॉमा आएगा। फिर हम येट नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ खाली जो है वो कॉमा लगाएंगे। देन का कॉम्बिनेशन किन किन वर्ड्स के साथ बनता है ये आपके सामने है। इसकी हम एक दो एग्जांपल्स करते हैं, देखें। मैं कहूं नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन when the train left। अच्छा जी, अब इसके अंदर देखें, अगर मैं कहूं कि हमें गलती कहां पर नजर आ रही है, ए, बी, सी, डी, तो हम फौरन पहचान जाएंगे कि यहां पर देखें हमने नो सूनर यूज किया, तो नो सूनर के साथ आगे कॉम्बिनेशन क्या बनता है, देन का, व्हेन का नहीं बनता, तो लिहाजा हम कहेंगे कि ये जो पोर्शन है ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, मैं कहूं आई बेट शी इज स्मार्टर फ्रॉम यू आर। ए, बी, सी और डी। अब आपको पता चल गया कि देखें हमने यहां पर क्या किया है कि देखें हमने अपने एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री इस्तेमाल की है, तो सेकंड डिग्री अगर जब हम इस्तेमाल करें तो उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या बनता है, देन का। हमने यहां पर क्या कॉम्बिनेशन बना दिया, फ्रॉम का, तो ये हमारा गलत समझा जाएगा। हम यहां पर क्या लिखेंगे, देन। चलें अब एक सिर्फ और एग्जांपल आपको करवा लूं। मैं कहूं ऑल्दो दे फाइनली एग्रीड, कॉमा, yet they did their best to go without him। ले जी, ये हमने सेंटेंस लिखा है, मुझे बताएं कि इस सेंटेंस के अंदर क्या कोई मिस्टेक है या ये सेंटेंस करेक्ट है। जल्दी से बता दे मेरा बेटा। चलें शाबाश, मेरा बेटा बताएं ये जो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है इसके अंदर क्या मिस्टेक है। शाबाश, यहां पर ये जो पोर्शन है इसमें गलती है। हमने देखा कि अगर ऑल्दो या दाओ इस्तेमाल करें तो अगर उसके साथ हमने येट इस्तेमाल करना है तो फिर कॉमा नहीं आएगा। अगर ऑल्दो वाली क्लॉज में हम कॉमा लगाएंगे
तो फिर आगे येट नहीं आएगा। तो यहाँ पर तो इसमें हमने दोनों चीजें यूज की हैं, तो लिहाजा हम कहेंगे कि इस पार्ट के अंदर हमारे पास गलती है। शाबाश। चलें जी, सबको क्लियर हो गया। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं ताकि हम आगे चलें। आगे हम कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स में, यस शाबाश तंजीला, बिल्कुल सही है। ये अभी देखो मैं आपको बता रहा हूं और आपको फौरन समझ भी आ जाती है और आप जो एरर है उसे फाइंड आउट भी कर लेते हैं। लेकिन इनके ऊपर आप प्रैक्टिस भी मेरा बेटा करते रहें, ताकि पेपर के अंदर जब ऐसी एरर्स आए तो आप फौरन उसको पहचान लें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। नहीं बेटा, अभी टेस्ट जो है वो शुरू नहीं हुआ, क्योंकि हमारा लेक्चर जो है वो अभी और चलेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि लेक्चर जो है वो आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन रूल नंबर 3 पढ़ने से पहले हम क्या कर रहे हैं कि अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक सर्वे जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। आप उस सर्वे को जरा देखें, तो उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टाइम है जी सर्वे के लिए। ऑलराइट बेटा, ये जो सर्वे आपके सामने है, इसको अच्छी तरह से सारे जो आगे आपके पास ऑप्शंस हैं इनको आप खुद से एनालाइज करें और एक फेयर आंसर दें। ऐसा नहीं है, आपने कोई भी बायस्ड नहीं रहना, या आप सोचें कि पार्शियल होकर एक चीज आपको अच्छी लगती है तो उसमें आप कहेंगे जी मुझे कोई इश्यू नहीं है। आप एनालाइज करें कि कहां पर आपको लगता है कि अगर ये हो जाए तो हम चीजें इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर आप ओवरऑल जो है सेटिस्फाइड हैं विद द प्रोग्रेस और आपको लगता है कि इंशाल्लाह अगर इसी तरह हम साथ साथ मेहनत भी करते रहे, प्रैक्टिस भी करते रहे, तो हम कामयाब भी हो सकते हैं। मैं हमेशा ये अपने बच्चों को बताता हूं कि जो टीचिंग जो है इट इज अ टू वे ट्रैफिक। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक टीचर पढ़ाता रहे और बच्चे कामयाब हो जाएं, बच्चे मेहनत ना करें। ना ऐसा हो सकता है कि टीचर ना पढ़ाए और बच्चे कामयाब हो जाएं। तो ये टू वे ट्रैफिक है, दोनों को साथ चलना पड़ता है। कुछ चीजें जो है वो टीचर लेकर चल रहा होता है और दूसरी तरफ से अपने एंड पर बच्चा जो है वो उस मंजिल की तरफ आ रहा होता है, तो फिर कहीं मिडल ग्राउंड पे वो दोनों जाकर मिलते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे जितनी मेहनत आप खुद से करेंगे उतने ही कामयाबी के चांसेस भी आपके ज्यादा हैं। जो टीचर हैं, जो मेंटोर होते हैं, वो आपको पॉलिश कर सकते हैं। अब आप चूंकि एफएससी कर चुके हैं, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, अब इन चीजों का आपको आइडिया है, इन कॉन्सेप्ट्स का आपको पता है। हमने सिर्फ उनको रिफ्रेश करना है, या उसके अंदर कोई अगर डिफरेंट चीज है उसको बताना है, या चीजों को ब्रेक डाउन करके आसान तरीके से हमने बताना है। जैसे मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इस तरह की चीजें सामने रख दूं कि ये बेटा रूल्स हैं, अब इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो। तो इस तरह जो है वो आपके जहन में चीजें बैठने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में जो हमने रूल्स पढ़े थे, मैंने आपको बताया था कि इससे रिलेटेड मैं आपको जो है वो कुछ प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ें भेज दूंगा, तो वो आपको जो है वो डेफिनेटली मिल चुकी होंगी। आप जो है वो माई ड्राइव में जाकर जो मेरी ड्राइव है जो वर्कशीट की, उसको ओपन करेंगे तो आपको जो है वो सैटरडे की वर्कशीट मिल जाएगी। उसको जिन बच्चों ने प्रैक्टिस किया है, ज़बरदस्त है, डेफिनेटली उनको ये चीजें क्लियर होगी होंगी। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की तो मेरा बेटा उसके ऊपर प्रैक्टिस जरूर करें। और आज भी ये जो हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स, तो कॉम्बिनेशन मिस्टेक से भी रिलेटेड ओवरऑल जो मैं चाहता हूं कि इन रूल्स के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो सारी जो है वो आपको इंशाल्लाह आज या कल में सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप घर बैठ के आराम से जब भी चाहें तो आप जो है वो उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। जो हमारा कल का टेस्ट भी होने जा रहा है उसके अंदर भी जो कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स की जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे इससे ही रिलेटेड सेंटेंसेस होंगे आपके। ठीक है, तो ये मुझे अपना कैसे शो होगा, मैं ये तरह देखिएगा। चलें आगे हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं। जी मेरा बेटा, अब हम करने जा रहे हैं जी बिल्कुल कंटिन्यू हो गया जी। अब हम रूल नंबर 3 जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि देखो, ये कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स, आपने ये कॉन्सेप्ट जो हमारा है इसको ध्यान में रखना कि अगर हम जुमले के अंदर इस तरह के वर्ड जैसे एज इफ, एज नाउ, वुड दैट, ओह दैट,
आई विश, अगर हम जुमले के अंदर इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करें तो इसके साथ आगे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगा, या तो वो वर्ब आता है, ये याद रखें, या फिर आगे जो है वो हैड आता है, और इन दोनों के साथ वर्ब की जो है वो आगे हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मेरा बेटा ये देखिए कि जुमले के अंदर अगर हम एज इफ, एज दाउ, वुड दैट, ओह दैट, आई विश इस्तेमाल करें तो आगे जो हमने अपना हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, या तो वो वर इस्तेमाल करेंगे या हम वो हैड इस्तेमाल करेंगे, और इनके साथ आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हमेशा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब ये देखें, चाहे हमारे पास जो है वो सिंगुलर हो हमारा सब्जेक्ट, या प्लूरल हो, अब आपने नहीं घबराना, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इन दोनों के साथ हैड भी आएगा और वर्ब भी आएगा, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चले जी इसकी एग्जांपल करते हैं। देखें, मैं कहता हूं आई विश यू डिड नॉट लूज दैट फोटो। ये बेसिकली ये ख्वाहिश या काश के ज़मरे में इस तरह के वर्ड जो है वो इस्तेमाल होते हैं, काश कि ये तुमने ना किया होता। ठीक है, तो अब ये देखें, आई विश हमने यूज कर लिया, तो आगे हमने अपना हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या लगाया हुआ है, डिड नॉट। ठीक है, और आगे हमने जो है वो अपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई है, फर्स्ट फॉर्म, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। तो फिर ये क्या आना चाहिए कि आई विश यू हैड नॉट लॉस्ट दैट फोटो। ठीक है, चले आगे चलते हैं। मैं एक और सेंटेंस आपको करवाता हूं। आई वेंट ऑन एज इफ आई हैव बीन, एज इफ आई हैव बीन prompted to lie। अब देखें, आई वेंट ऑन एज इफ, अब हमने जुमले के अंदर एज इफ इस्तेमाल कर लिया, तो जब हम एज इफ, एज दाउ, वुड दैट, ऑफ दैट, आई विश इस्तेमाल करें तो फिर आगे यहां पर हमने ये क्या यूज किया है, हैव बीन, तो ये तो गलत हो गया। तो फिर ये यहां पर करेक्शन क्या हो जाएगी, आई वेंट ऑन एज इफ आई हैड बीन prompted to lie। जी कामिल, अगर आप हैड बीन नहीं लगाना चाहते तो आप वर भी लगा सकते हैं, एज इफ आई वर prompted to lie। शाबाश ज़रफ़शान, वर भी आ सकता है, हैड बीन भी आ सकता है, लेकिन चूंकि अगर हमने यहां पर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया है, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने आपको परफेक्ट टेंसेस वगैरह इससे रिलेटेड चीजें करवाई हैं या नहीं। अगर वो करवाई होती तो डेफिनेटली आपको पता होता कि यहां पर हम हैड बीन क्यों लगाएंगे। जो परफेक्ट टेंस है ये माजी के अंदर होने वाले दो एक्शंस, उनमें से जो पहला एक्शन होता है एट एन अनस्पेसिफिक टाइम, उसके बारे में हम परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। खैर, लेकिन इसके ऊपर कभी डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। चले जी, अब आपको ये मेरा बेटा क्लियर हो गया, चलें शाबाश। अच्छा जी, यूएचएस के पास्ट पेपर में इससे रिलेटेड जो एक सेंटेंस आया है वो है ही वॉक्ड एज दाउ ही इज लेम। वो ऐसे चलता था जैसे कि लंगड़ा हो। अब मुझे ये बताएं, ये जो यूएचएस ने अपने पास पेपर में एक सेंटेंस दिया है ही वॉक्ड एज इफ या एज दाउ ही इज लेम, इसके अंदर क्या गलती है, कौन सा सेंटेंस लिखा होगा तो वो करेक्ट समझा जाएगा। शाबाश, यहां पर इज की जगह क्या होगा कि वर आ जाएगा। ठीक है,
बेटा वर्कशीट के ऊपर जो है वो ऊपर हेडिंग दी होती है, जरा गौर से देखा करो आयत बेटा, और क्वेश्चन नंबर्स भी दिए होते हैं, ठीक है, शाबाश। चलें जी, अब आगे चलते हैं। अब आपको इस कॉन्सेप्ट की भी समझ आ गई। अच्छा जी, चल आगे। हमदन वॉज क्यों आएगा? यहां पर एक स्टूडेंट है हमदन, उसने कहा ही वॉज। मेरा बेटा ही वॉज नहीं आएगा। मैंने आपको समझाया भी है कि अगर एज, दाओ, एज, इफ इस तरह के वर्ड जुमले के अंदर आ जाएं, आई विश, ओह, दैट, वुड दैट, तो फिर हम वॉज नहीं यूज करेंगे। चाहे हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, हम उसके साथ वर ही लगाएंगे, या फिर हम हैड लगाएंगे और उसके साथ आगे जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब के साथ भी आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो यहाँ पर ही है। तो वैसे नॉर्मली अगर हम कोई असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं, नेगेटिव लिख रहे हैं, इंट्रोगेटिव लिख रहे हैं, इंपेरेटिव लिख रहे हैं, तो उसके अंदर ही के साथ वॉज या इज ही आना चाहिए, क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, या फिर डज आना चाहिए। लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसके अंदर ख्वाहिश का इजहार किया जाता है, उसमें फिर हम वॉज नहीं इस्तेमाल करते, उसमें हम वर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है हमदन बेटा, अब आपने गलती नहीं करनी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें। ये बेसिकली ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। आपको पता ही है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। अगर नहीं पता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलें जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जुमले के अंदर जो इस तरह के कॉम्बिनेशन है, जैसा कि सच एज, इसी तरह सच दैट, इसी तरह सो दैट, ठीक है, बेसिकली सो दैट आगे जो है वो मे या फिर माइट के साथ इस्तेमाल होता है। ये इस तरह के कॉम्बिनेशन हम जुमले के अंदर दो क्लॉजेस को, किस तरह की दो क्लॉजेस को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखें, हम सच एज जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं एग्जाम्प्लिफिकेशन के लिए, ठीक है। सच दैट जो है ये हम कॉज एंड इफेक्ट के लिए, सो दैट, मे, माइट जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं पर्पस के लिए। गौर से सुनना है मेरा बेटा। ये इस तरह के जो कॉम्बिनेशन हैं, जैसा कि सच एज, ये हम जुमले में उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम जुमले के अंदर एक क्लॉज लिखें और उसी सेंटेंस के दूसरे हिस्से में जो हम दूसरी क्लॉज लिख रहे हैं वो पहले ही सेंटेंस की एग्जाम्प्लिफिकेशन हो, मिसाल के तौर पर पेश की जा रही हो, उसी के बारे में कोई एडिशन हो, उसी को क्लियर करने के लिए अगर कोई बात बताई जा रही हो, तो हम फिर सच एज का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखिए, ये इकट्ठे आते हैं। अगर हम सच दैट का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम जुमले के अंदर दो बातों का कॉज एंड इफेक्ट जो है वो शो करना चाहें कि ये कॉज बनी, उस कॉज का आगे इफेक्ट क्या हुआ, तो इफेक्ट को शो करने के लिए हम सच दैट के साथ इसको जोड़ते हैं। सो दैट जुड़ता है मे, माइट के साथ। ये किस लिए कि अगर हम जुमले के अंदर एक एक्शन शो करें और आगे फर्दर उसका पर्पस बताना चाहें कि इस एक्शन का मकसद क्या था, तो जब हमने पर्पस शो करना है तो हमने इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है वो इस्तेमाल करना है। मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं, देखें। मैं कहता हूं हर हेल्थ डिक्लाइंड टू सच एन एक्सटेंट डैश a blood transfusion was recommended। अब देखें, हमारे पास दो बातें हैं। एक है उसकी सेहत का उस हद तक गिर जाना, दूसरी तरफ के उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो रिकमेंड किया गया। अब यहां पर देखें, हमने सच इस्तेमाल किया है तो आगे एज आना चाहिए कि फिर दैट आना चाहिए? जल्दी से मुझे बता दें, शाबाश। एक्सटेंट, उस हद तक, कॉज एंड इफेक्ट,
कॉज क्या बनी और उसका आगे जो है वो असर क्या हुआ। ऑलराइट जी, आज हम यही 4 रूल्स पढ़ेंगे। लेकिन आगे मैं इसकी आपको एक दो और एग्जांपल्स करवा लूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जब आप प्रैक्टिस खुद से करें तो मेरा बेटा आपको कोई परेशानी ना आए। अब देखें, मैं कहूं यू आर सच ए remarkable old boy dash one never knows। अब यहां पे हमारे पास दो ऑप्शन है, दैट या फिर whom। अब आपको समझ आ जाएगी कि यहां पर हमने कौन सी सच के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन लगाना है, दैट का या फिर whom का। इसी तरह देखें एक और एग्जांपल, इट इज नॉट हाफ सच एन awful place dash you imagine। यहां पे हमारे पास दो वर्ड्स आ जाते हैं, लाइक और एज के। तो अब आपको पता चल जाएगा कि यहां पर हमने सच यूज किया और हमारे पास दो ऑप्शन है, लाइक और एज के। तो इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन आना चाहिए, सच। हमारे पास दो ऑप्शन है ना, तो सच के साथ लाइक का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, तो फिर क्या वर्ड यहां पर आएगा, एज। ठीक है, चले जी। मैं भी यही सोच रहा था कि 4 रूल्स हमने कर लिए। आज हमने थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमारे पास टाइम भी था और मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको हर चीज समझाने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर जो है, जो आपने 4 रूल्स पढ़े हैं, आपको क्लियर होंगे। अगर अभी आपकी किसी भी हवाले से कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरा बेटा मुझसे पूछ लें। कामिल, देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि अगर हमने इस तरह के कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने हैं, पहली बात तो यह है कि अगर हमारे पास सच का वर्ड आ जाता है और अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, एज या दैट की, सच के साथ एज आप पूछा जाए या दैट आए, दो हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस हो, तो उसमें हम देखेंगे कि सच के साथ एज उस वक्त आता है जब हम जुमले की एक बयान की गई बात को आगे जो है वो एग्जाम्पलीफाई करते हैं, उसको आगे जो है वो बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश करते हैं, उसके क्लैरिफाई करते हैं, उसके बारे में ही मजीद कोई बात करते हैं। दैट उस वक्त आता है कि अगर हम कहें कि एक कॉज हुआ है, उसका आगे कोई इफेक्ट है। जैसे देखें, यू आर सच अ रिमार्केबल बॉय दैट वन नेवर नोज। अब हमारे पास यहां पर ऑप्शन है whom की। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पर whom की बजाय अब ये देखें एज आ जाता, तो एज तो आता है एग्जाम्पलीफाई के लिए, दैट आता है कॉज एंड इफेक्ट के लिए। इस जुमले के अंदर दो बातें हैं कि तुम इतने शानदार बूढ़े बच्चे हो जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तो ये जो ना जानने की एक कॉज है जो पीछे बयान की गई। इसी तरह यहां पर देखें, इट इज नॉट हाफ सच एन ऑफुल प्लेस एज यू इमेजिन। एग्जाम्पलीफाई उसी के बारे में, इतनी बुरी नहीं जितना तुम समझ रहे हो, बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए। तो यहां पर फिर सही ऑप्शन क्या आनी चाहिए, एज। यहां पर क्या आनी चाहिए, दैट। चले जी। हाँ जी, बच्चे जो हैं वो थक गए हैं। काफी जाहिर है इतना आसान नहीं, काफी देर से आपकी क्लासेस चल रही होती हैं, तो कंटिन्यूसली बैठना, फोकस रखना ये पॉसिबल नहीं होता, और ऑफ कोर्स जो है अब तक आप थक चुके होते हैं। चलें, अब हम जो है वो आपका टेस्ट जो है वो स्क्रीन पर स्टार्ट कर देते हैं। आप अपना टेस्ट करें और उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपने पसंद भी किया होगा, और लेक्चर के बाद अपना फीडबैक मेरा बेटा जरूर दें कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। चलें जी, टेस्ट जो है, जी बेटा मैंने कल के सिलेबस का टेस्ट बता दिया, कल के टेस्ट का जो है वो सिलेबस आपको बता दिया है।
कि ये जो आज हमने ये पढ़े हैं रूल्स कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स के, इन्हीं रूल्स से रिलेटेड ही आपका टेस्ट होगा कल। चलें जी, आप अपना मेरा बेटा टेस्ट करें। अगर आपकी कोई मिस्टेक आती है तो उसके बाद आपने जो है वो नीचे करेक्शन भी इसकी देख लेनी है कि करेक्ट इसकी ऑप्शन क्या है। कभी भी आपकी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।